नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी हीरोइन। मम्मी, वो देखो तुम्हारी हीरोइन चली आ रही है। आहा, जरा हेयर स्टाइल तो देखो। अनु की बात सुनकर मैंने खिड़की से झांका। घूमती अपनी अलमस्त चाल से फाटक में प्रवेश कर रही थी। उसके तेल चुपड़े बाल धूप में चमक रहे थे। उन पर तितलियों वाली 3-3 क्लिपें चमक रही थीं। यूं इस समय मैं उसके केश विन्यास की समीक्षा करने के मूड में नहीं थी। घड़ी ने जब से 8 बजाए हैं, मेरी तो सांस अधर में टंग गई है। उसे देखकर थोड़ी राहत मिली। फिर भी मैंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त न होने दी और दरवाजे पर ही उसे आड़े हाथों लिया। ये वक्त है तेरे आने का, जरा घड़ी देख तो। वो वैसे भी मेरी झिड़की को पी जाने में निष्णात है। आज अनु ने भी उसे सफाई का अवसर नहीं दिया और पूछा, क्यों री, कल कौन सी फिल्म देखी? दीदी की बातें, रोज रोज पिक्चर के पैसे किसके पास हैं? उसने झाड़ू उठाते हुए कहा और काम शुरू कर दिया। इस लड़की में यही एक खूबी है, एक बार आ भर जाए फिर तो पलक झपकते सारा काम निपटा देती है। गजब की फुर्तीली है। जब तक घर में पाँव नहीं देती मेरे प्राण ऊब डूब होते रहते हैं, पर एक बार उसे देख लेती हूँ तो सारा बोझ मन से उतर जाता है। फटाफट सारे काम हो जाते हैं। झकझक नहीं करनी पड़ती। झकझक उसे पसंद भी नहीं है। बर्तन मलते हुए सुना, रानी जी मगन होकर गा रही हैं, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। अनु बरामदे में खड़ी कंघी कर रही थी। उसने तुरंत टोक दिया, क्यों री, मुकद्दर का सिकंदर कैसी लगी? बुरी तरह झेप गई लड़की, चोरी जो पकड़ी गई थी, पर तुरंत ही संभल कर बोली, अरे दीदी, हमने कौन रुपया खर्चे हैं, दुर्गा जी में दिखा रहे थे सो देख ली। दुर्गा जी हो या गणेश जी, हफ्ते भर सड़कों पर सिनेमा की धूम मची रहती है। गोमती इनमें से एक भी नहीं छोड़ती। उसके पास पड़ोस की सभी औरतें जाती हैं, फिर अगले दिन देर से काम पर पहुंचकर मुझ जैसी कईयों के प्राण सुखा देती हैं। मैं कई बार सोचती हूँ, क्यों ये लोग मुफ्त का मनस्ताप खरीदने पहुंच जाते हैं। राजप्रसादों के भव्य सेट्स, कश्मीर का रमणीय सौंदर्य, नाचते गाते अलमस्त जोड़े, इन सबको देखने के बाद अपनी झुग्गी में लौटते हुए इन्हें दुख नहीं होता, अपनी विपन्नता पर असहाय क्रोध नहीं उपजता। पर मेरा इस तरह सोचना भी अपनी ठेठ मध्यवर्गीय मानसिकता को परिलक्षित करता है। ये लोग शायद इस तरह कुढ़ने में और उदास होने में विश्वास नहीं करते। जो सुख वैभव उन्हें आजीवन मिलने की आशा नहीं है, उसे वे पर्दे पर देखकर खुश हो लेते हैं। संभवतः वे उन सार्थक नायक नायिकाओं पर अपने को आरोपित करके सारे उपभोग ले लेते हैं। तभी तो जब पर्दे पर झोपड़पट्टी वाली नायिका 5,000 का लहंगा पहनकर नाचती है तो उन्हें बुरा नहीं लगता। ये विसंगतियां तो हमारी ही आंखों में खटकती हैं, जो मीन मेख निकालने के लिए ही सिनेमा देखते हैं। गोमती के साथ तो एक और मुसीबत है। जिस दिन सिनेमा देखकर आती है, पिक्चर की पूरी स्टोरी सुनाए बिना चैन नहीं लेती, मानो वह उस वातावरण में कुछ देर और जी लेना चाहती है। अब भी यही हुआ। अनु का छेड़ना था कि वह शुरू हो गई। अनु ने कातर दृष्टि से मेरी ओर देखा, तब मुझे ही उसकी दवा करनी पड़ी। ओ महारानी, मैंने चिल्लाकर कहा, अब अपना टेप रिकॉर्डर बंद करो और मुझे तवा परात ला कर दो, आज छुट्टी नहीं है। 10:30 बजे ये दफ्तर के लिए रवाना हो जाते हैं, तब जाकर मुझे सांस लेने की फुर्सत मिलती है। यही वह समय होता है जब मैं अखबार की सुर्खियों पर नजर डाल लेती हूँ। पता नहीं लोग सुबह सुबह कैसे पढ़ लेते हैं। मेरा तो वह सारा समय घड़ी की ताल पर नाचते ही बीतता है। अनु, मैंने सोफे पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा, जरा खाना गरम कर लो, तब तक मैं देख लूं दुनिया में क्या हो रहा है। चश्मा चढ़ाया ही था कि अनु ने अलार्म दिया, मम्मी सावधान हो जाइए, शुक्ला आंटी आ रही हैं। हे भगवान!
कहीं उनके हाथ में ऊन और सलाइयां तो नहीं हैं, पूरी दोपहर चाट जाएंगी। घंटी बजी तो मैंने अनु से कहा, तुम खाना खा लो, ये श्रीमती जी तो अब 2 घंटे से पहले टलने वाली नहीं है। मैंने दरवाजा खोला और यह देखकर राहत की सांस ली कि उनके हाथ में सलाइयां नहीं थीं। सच, कुछ लोगों को डिजाइन सिखाना कितना मुश्किल काम है। मिसेस शुक्ला ने मुझे ज्यादा देर पशुपेश में नहीं रखा, आते ही जैसे अपना मंतव्य बता दिया। गौरी गई? उन्होंने पूछा। गौरी कौन? वही आपकी काम वाली। उसका नाम तो गोमती है। अरे मम्मी, वह सबको अपना यही नाम बताती है, गोमती उसे अच्छा नहीं लगता। अनु ने पर्दे के पीछे से जवाब दिया। वह खाना खा रही थी, पर कान बस इधर ही को लगे थे। बाद में नकल जो उतारनी होती है। अनु की सूचना पर मिसेस शुक्ला ने पूरा समूह बना लिया। फिर पूछा, आपके यहाँ क्या लेती है? मैं चुप रह गई। क्या बताऊं, और बताकर उसका भाव क्यों खराब करूं? एक तो वह मेरे यहाँ पिछले 7-8 साल से है, और दूसरे सिर्फ कोरी तनख्वाह पर नहीं है, चप्पल से लेकर स्वेटर तक सब इस घर से जाता है। खाना तो दूसरे चौथे दिन ले ही जाती है, चाय नाश्ता तो किसी गिनती में ही नहीं है। तभी तो उसकी माँ कहती है, आप कैसे ठाठ कोई देकर तो देखे। पर ये सारी बातें सामने वाले को समझाना बड़ा कठिन होता है, इसलिए मैंने ही उल्टे प्रश्न किया, आपकी पहले वाली बाई क्या हुई? अरे मैंने ही छुड़वा दी, बच्चे को लेकर आती थी, जितनी देर काम करती बच्चा रिरियाता रहता, गंदगी होती सो अलग। बच्चे को रखने के लिए कभी कभी बड़ी वाली को साथ लाती तो वह टुकुर टुकुर किचन को ही ताका करती थी। आप तो जानती हैं घर में 100 चीजें बनती हैं, सब में उसकी जान बसती थी। ये लड़की कैसी है, न दीदी तो नहीं? नहीं जी, उसका मन खूब भरा हुआ है। हाथ की कैसी है? मेरे यहाँ 7-8 साल से है, एक सुई भी इधर की उधर नहीं हुई। और मामलों में कैसी है? अब कौन सा मामला रह गया? मैंने कहा, बहुत अच्छी है, काम भी खूब फुर्ती से करती है, हाँ चटर पटर बोलती रहती है, उसे जरूर झेलना पड़ता है। नहीं, मेरा मतलब था चालू तो नहीं है, घर में जवान लड़के हैं ना, इसी से डर लगता है। कमाल करती हैं मिसेस शुक्ला आप भी। अरे डर तो लड़कियों की माँ को होता है, आप तो माशा अल्लाह लड़कों वाली हैं, आपको डर कैसा? अरे बहन जी, शरीफों को तो हर कदम फूक फूक रखना पड़ता है। जमाना देखिए कितना खराब चल रहा है, काम वाले को तो रखते समय भी चौकस रहना पड़ता है। मेरे मामा जी के यहाँ एक मेहरी ने ऐसा परेशान किया कि क्या बताऊं, 1000-2000 का चूना लग गया, तब जाकर पिंड छूटा। अरे आजकल ये पिक्चरें चली हैं ना, कहीं सेठ का लड़का माली की लड़की से प्रेम करता है तो कहीं साहब की लड़की ड्राइवर के साथ भाग जाती है। बस यही सब देखकर इन लोगों का दिमाग चल जाता है। फिर ये छोकरी तो लगता है खूब पिक्चरें देखती है। कल सुबह मैंने बुलाया था तो टीवी पर रंगोली कार्यक्रम चल रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगी, इसने सारे एक्टर्स पहचान लिए। तो क्या हो गया, बच्चों को तो इन चीजों का शौक होता ही है। हमारी अनु से पूछ लीजिए, हेमा मालिनी से मंदाकिनी तक सबकी जनपत्री मुझजबानी याद है। मम्मी मंदाकिनी पुरानी हो गई, सोनम इज द लेटेस्ट क्रेज, अनु ने भीतर से टोका। सॉरी डियर, मिसेस शुक्ला आंखें फाड़कर हम माँ बेटी का वार्तालाप सुनती रहीं। फिर उठते हुए बोली, तो आप क्या कहती हैं, रख लूं इसे? आपकी मर्जी है। मिसेस शुक्ला ने फाटक पार किया ही था कि अनु भुनभुनाती बाहर निकली। आंटी क्या समझती हैं, उनके बच्चे दूध के धुले हैं, उल्टे उनसे सारे मोहल्ले की लड़कियों को खतरा है। क्या कहती हो? सच मम्मी, कॉलेज में भी दादा बने घूमते हैं, वो तो पड़ोस का लिहाज कर लेते हैं, इसलिए मुझसे कुछ नहीं कहते, पर सारी लड़कियां इन लोगों से परेशान हैं। तभी मिसेस शुक्ला इतनी चौकस बन रही थी। बच्चों के रंग ढंग क्या वे देखती नहीं होंगी, पर बातें कैसे बना रही थी। ना बाबा, मैं तो गोमती से साफ मना कर दूंगी, ना समझ लड़की है, ऊपर से सिनेमा का भूत सिर पर सवार है।
कल को कुछ हो गया तो कहीं की नहीं रहेगी। गुस्सा तो उसकी अम्मा पर आता है, सोचती समझती है नहीं और सयानी लड़की को हर कहीं भेज देती है। ऐसा लालच भी किस काम का। पता नहीं कितना दहेज इकट्ठा कर रही है, जिसके लिए कर रही है उसकी खोज खबर तो रखती नहीं। सोचा था दोपहर में गोमती काम पर आएगी तो उससे सबसे पहले यही बात करूंगी, पर उसका तो नियम है कि जैसे ही मैंने कमर सीधी की वह घंटी बजाएगी। उस समय पलकें इतनी भारी होती हैं कि कुछ कहने सुनने का होश ही नहीं रहता। मुनमुनाते हुए दरवाजा भर खोल देती हूँ। पहली झपकी खुली तो बर्तनों की ताल के साथ उसकी गुनगुनाहट सुनाई दी। उन्नीदी आंखों से ही बरामदे में आई तो आंखें श्रीवास्तव जी की बालकनी पर अटक गई। उनकी यह पीछे वाली बालकनी ठीक हमारे आंगन में खुलती है। देखती क्या हूं कि श्रीवास्तव जी का मनीष रेलिंग से टिका एकटक नीचे की ओर देख रहा है। उसकी दृष्टि का अनुसरण किया तो मैं भी ठगी सी रह गई। घुटनों के ऊपर तक धोती खोसे हुए गोमती तन्मयता से बर्तन धो रही थी। उसे जरा भी भान नहीं था कि कोई गिद्ध दृष्टि से उसके अनावृत सौंदर्य को पी रहा है। और मनीष को दोष भी कैसे दूं? उसकी सावली सुडोल देहष्टि क्षण भर को मुझे भी मोहाविष्ट कर गई थी। फिर वह तो पुरुष था। 4 घरों का बासी अन्न खाकर भी वसंत जैसे गोमती की देह से फूट पड़ रहा था। और एक हमारी लाडो है, कितना ही फल फूल खिलाओ, दूध घी से नहलाओ, यह सूखी सोंठ बनी रहेगी। मजाल है जो रत्ती भर भी मांस चढ़ जाए। अनायास ही मेरे मुंह से एक निश्वास निकल गया। फिर एकाएक मुझे वर्तमान का भान हो आया। गोमती, मैंने कड़क कर आवाज दी। वह तो चौकी ही। श्रीवास्तव जी का कुलदीपक भी सकपकाकर उड़न छू हो गया। जरा तो होश में रहा कर, मैंने उसके पास जाकर कहा। कपड़े तो देख कहाँ जा रहे हैं। झेप कर उसने साड़ी नीचे सरका ली और बोली, मम्मी जी काम करते में साड़ी एकदम लतर पतर हो जाती है, सड़क पर चलते में अच्छा नहीं लगता। तो एक सूती साड़ी लेकर चला करना, काम किया और बदल ली। मम्मी की बातें, मेरा क्या कोई एक घर है, उसने कहा और बर्तनों की डलिया उठाकर किचन की ओर चल दी। बर्तनों को करीने से जमा कर उसने पोछा लगाना शुरू किया। साड़ी फिर से पूर्ववत उठाकर खोस ली। यह उसका रोज का ही क्रम था, पर पता नहीं क्यों आज मुझसे उसका यह खुलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों री? मैंने एकाएक पूछ लिया। पीछे वाले घर में काम करती थी ना तू, छोड़ क्यों दिया? कौन सा घर? श्रीवास्तव का? हाँ वही। अरे मम्मी जी, उनका लड़का बड़ा चालू है, अपने को जाने धर्मेंद्र समझता है। जब तक मैं काम करती उघाड़े बदन वहीं डोला करता। एक बार रास्ते में घेर कर बोला, चल तुझे सिनेमा दिखा लाऊं। बस उस दिन से मैंने छोड़ दिया। लेकिन मम्मी जी, आप अम्मा को ये सब मत बताना। उससे तो मैंने यही कहा है कि बाई बहुत चिक चिक करती थी। अम्मा तुम्हें जबरदस्ती थोड़े ही किसी के घर भेजेंगी। सो तो ठीक है मम्मी जी, पर उसमें जरा सब्र नहीं है। झट पंचायत जोड़ लेती है, ये कोई अच्छी बात है? ठीक है उनकी फजीहत होती है, पर बदनामी तो अपनी भी होती है कि नहीं? वो माथुर साहब का किस्सा याद है? कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, क्या हुआ था रे? अरे वो माथुर साहब भी एक नंबरी थे। बस आते जाते कभी मेरी चुटिया खींच दे, कभी धौल जमा दे, कभी चिकोटी काट लें। इतना गुस्सा आता था कि बस। अरे तू छोटी सी थी तब तो। ऐसी भी छोटी नहीं थी मम्मी जी, पूरे 12 बरस की थी, उसने ठसक के साथ कहा। फिर एक दिन क्या हुआ, बाई साहब बाजार गई थी। साहब नहाने बैठ गए और बाथरूम से आवाज देने लगे, गोमती आ जरा मेरी पीठ तो मल दे। फिर मैंने सांस रोककर पूछा। फिर क्या, अम्मा बगल वाले घर में काम कर रही थी, मैं भागी भागी गई, सब किस्सा सुना दिया। फिर तो अम्मा ने वह सुनाई है कि बस पूरा मोहल्ला जोड़ लिया था। मथुराइन बिचारी हाथ जोड़ती फिरें कि चुप हो जा परमेश्वरी, पर अम्मा काहे को चुप हो। दूसरे महीने बेचारे घर बदल कर चले गए।
हॉल का पोछा पूरा हो चुका था। गोमती ने बाल्टी एक ओर रखकर कुर्सियों को यथास्थान रखना शुरू किया। फिर टेबल क्लॉथ को झटकारते हुए बोली, सच बताएं मम्मी जी, हम तो औरत का मन देख लेते हैं, आदमी की नजर परख लेते हैं, तभी काम करते हैं। उसकी सहज बुद्धि ने मुझे विस्मय विमुग्ध कर दिया। और एक अपनी बिटिया रानी है। कितनी बार तो उसे तथाकथित अंकल लोगों से सावधान किया होगा, बस जिस तिस के गले में झूल जाएगी। मम्मी बकझक करती हैं तो करती रहें। आपके यहाँ हमें कितने सालें हो गई मम्मी जी? वह पूछ रही थी। 7-8 साल तो हो गए होंगे। बताओ, आज तक बाबूजी ने हमें कभी कानी उंगली से भी नहीं छुआ, न भैया जी ने कभी नजर उठा के देखा। तभी तो हम यहाँ अकेले में भी काम कर जाते हैं तो हमें खटका नहीं होता। मैंने मन ही मन ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिए। सबसे बड़ा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और क्या होगा। जाते समय उसने अपनी साड़ी खूब अच्छे से निचोड़कर फटकार दी। गीला आंचल मुंह पर फेर लिया। वॉश बेसिन में लगी कांच को देखकर बिंदी ठीक की। साबुन की अलमारी में बिछे कागज के नीचे से अपना कंघा निकालकर बिखरे बालों को तरतीब दी। फिर रोटी का डिब्बा उठाते हुए बोली, अच्छा मम्मी जी, मैं चली, सुबह जल्दी आना रही, मैंने कहा। तब वह फाटक पार कर सड़क पर पहुंच चुकी थी। घड़ी में देखा 4:30 बज रहे थे, मतलब कि अब लेटने में कोई तुक नहीं थी। नाश्ते की तैयारी में जुट जाना होगा। अनु अभी आती ही होगी, आते ही कुछ खाने को मांगेगी। घंटे भर में उसके पापा भी आते होंगे। वह तो अच्छा है कि अनंत हॉस्टल में है, नहीं तो बस मम्मी को किचन से उबरने की फुर्सत ही नहीं मिलती। मैंने गैस ऑन किया ही था कि लूना की आवाज़ सुनाई दी। आ गई महारानी, कहते हुए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। देखा अनु अकेली नहीं थी, पीछे गोमती भी बैठी थी। अरे, इसे कहाँ से पकड़ लाई? अनु ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे मुझे ठेलकर भीतर चली गई। चेहरा एकदम तमतमाया हुआ था। मैं तो देखती ही रह गई। अच्छा, तो मैं चलूं मम्मी जी? गोमती ने पूछा तो मुझे होश आया। तू अभी अभी तो यहाँ से गई थी ना, लौट क्यों आई? क्या कुछ भूल गई थी? मैं तो दीदी को छोड़ने आई थी। क्यों? मेरा मन एकदम शंकित हो उठा। कुछ नहीं मम्मी जी, उधर वाले नुक्कड़ पर है ना 2 छोकरे, दीदी को तंग कर रहे थे। बार बार रास्ता घेर ले, निकलने ही न दे। 2 बार तो गिरते गिरते बची बेचारी। फिर? मैंने सांस रोककर पूछा। मैं इधर से जा रही थी तो देखा, मैंने एकदम ललकारा तो दोनों हड़बड़ा गए। एक तो अवस्थी जी का राजू था, मुझे देखा तो स्कूटर से उतरकर भाग गया। अवस्थी जी कौन? नीली कोठी वाले बोलते हैं, अम्मा उनके यहाँ काम करती हैं। तभी तो मुझे देखकर उड़न छू हो गया। दूसरे को मैंने जाने नहीं दिया, कॉलर पकड़ लिया। फिर वो सुनाई कि बस बच्चों को नानी याद आ गई होगी, मरे 2-4 सनीमा देख लेते हैं। उनको लगता है ऐसी गुंडई पे लड़कियां रेचती होंगी। ज्यादा हंगामा तो नहीं किया ना? मैंने धड़कते दिल से पूछा। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो खड़े खड़े दोनों को पिटवा देती, पर बेकार का तमाशा हो जाता। ठीक किया, मैंने पसीना पोंछते हुए कहा। अपने को रोज उसी रास्ते से निकलना है। तो सड़क क्या उनके बाप की है? नहीं मम्मी जी, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा, इससे तो ये लफंगे और सिर चढ़ते हैं। अच्छा मैं चली, नहीं तो उधर अम्मा कांव कांव करेंगी। संभल के जाना, उसी रास्ते से जाना होगा क्या? मम्मी की बातें, तो दूसरा रास्ता कौन सा है? ऐसे हम डर गए तो हो चुका। हमें घर में बिठाकर कौन खिलाएगा? हमें तो रोज काम पर आना है, देर सबेर घर लौटना है। हमारे लिए कोई चौकी पहरा थोड़े ही लगेगा कि हमारे लिए कोई गाड़ी आएगी। हमें तो सुबह शाम इसी रास्ते से निकलना है, डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा भाषण रहने दे, जल्दी से घर जा। मेरे मन के भीतर बैठी मध्यवर्गीय माँ व्यग्र हो उठी। दूसरे ही क्षण वह फाटक के पार थी। भीतर सोफे पर अनु दोनों हथेलियों में सिर दिए निस्पंद बैठी हुई थी।
और घूमती झांसी की रानी की तरह सीना ताने सड़क पर चली जा रही थी। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी हीरोइन।